नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, साम्राज्य के उद्भव के या उत्कर्ष के प्रमुख महत्वपूर्ण कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि मगध साम्राज्य इतना विस्तृत और ऐतिहासिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण आगे चल के क्यों बना, और मगध साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य क्यों रहा इतिहास में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य शासकों का एक राज्य क्षेत्र रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य में महत्वपूर्ण राजा होने के साथ साथ मगध साम्राज्य का इतना नाम क्यों रहा, जहां तक कि अगर मगध साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने राज किया है, जिसने मगध साम्राज्य पर कहीं ना कहीं 4 चांद लगा दिए। मगध साम्राज्य से, जैसे कि हम जब मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो ये भारत का एक अपन हल्का सा यहाँ नक्शा बना लेते हैं। नक्शा बनाया अपन ने, ये नक्शा बना लिया। ये अपन ने भारत का नक्शा बना लिया। कहीं ना कहीं मगध अपना यहाँ पड़ता है, यहाँ ये एरिया किसका है, मगध का। तो मगध का एरिया यहाँ पर था, लेकिन ये धीरे धीरे संपूर्ण भारत और एक समय करके जब मौर्य वंश की स्थापना होती है तो ये क्षेत्र का विस्तार करते अखंड भारत यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ऐसा क्या रीजन रहा कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, और मगध का उत्कर्ष हुआ तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पूरा इतने क्षेत्र तक विस्तार होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, यानी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे होंगे, उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो साथियों, अगर किसी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है या कोई क्षेत्र विस्तृत हो रहा है, मान ली जाए तरक्की कर रहा है एक तरीके से, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है कि वहां पर जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की फुलफिल हो रही होगी पूरी तरीके से, यानी कि व्यक्ति के जीवन जीने की जो मूलभूत आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी हो रही हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी होगी जो वहां के लोगों के अनुकूल तथा साम्राज्य के हिसाब से एक व्यवस्थित होगी, वहां की जलवायु व्यवस्थित होगी, वहां का जो एरिया है वो व्यवस्थित होगा, या वहां पर जो शासन करने वाले राजा रजवाड़े थे वो महत्वपूर्ण रहे होंगे या वह योग्य रहे होंगे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, मगध के उत्कर्ष से पहले के कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे कि मगध का इतना विस्तृत साम्राज्य बनने के पीछे क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण कारण रहेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण कारण पर मैं चर्चा करूंगा, जिसमें पहला कारण मगध का उत्कर्ष है। अपना टॉपिक क्या है, मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष सबसे पहले अपन देखेंगे। तो सबसे पहले उन महत्वपूर्ण कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जिससे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों में कुछ नाम मैं देता हूं, कुरु, कंबोज, सूरसेन, मत्स्य, छेदी, पांचाल, मल्ल, काशी, वज्जी, अंग, मगध, वत्स, अस्मक और अवंती। इस प्रकार की कुछ 16 महत्वपूर्ण महाजनपद होती है, लेकिन इन 16 महाजनपदों में से ही एकमात्र मगध महाजनपद है जिसका विस्तार बहुत दूरगामी क्षेत्र में हुआ और एक लंबे समय तक वो चला। तो उसके पीछे क्या क्या कारण रहेंगे, तो हम सबसे पहले हम इसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। कारण, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण। तो पहला कारण है साथियों भौगोलिक स्थिति। क्या है, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, सर भौगोलिक स्थिति मतलब बताते हैं। जैसे कि भौगोलिक स्थिति क्या थी, जो मगध महाजनपद था वो क्या था कि अगल बगल जो पहाड़ियां थी, मगध महाजनपद बहुत सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ था, जिससे कि क्या होता है कि दुश्मन आसानी से इन पर अटैक नहीं कर सकता। मान ली जाए, पहला कारण पर हम चर्चा करेंगे, अगर मान लीजिए आपका किला ये बन रहा है जहां पर आप रह रहे हो, और यहाँ अगल बगल कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां है। ये पहाड़ियां क्या होती है, एक तरीके से सुरक्षा प्राचीर का काम करती है, यानी सुरक्षा की दीवार का काम करने का ये क्या करती है, कार्य करती है। तो मान लीजिए कोई भी विदेशी आक्रांता आप पर आक्रमण करने के लिए आए तो आप पहले इन पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा, जिसके बाद में यहाँ एक खाई जैसी सीमा बनी हुई है, इसको पार करना पड़ेगा, तब जाके आप पर आक्रमण करेगा। तो इससे पहले होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आप तक पहुंचे उससे पहले पहाड़ी चढ़ेगा, जो अगर इनको खबर लगी, मतलब इससे पहले इनको खबर लग जाती थी तो ये चढ़ने से पहले निपटा देते थे। एक ये महत्वपूर्ण कारण रहा।
दूसरा ये कारण रहा यहाँ की भौगोलिक स्थिति हो गई, दूसरा यहाँ की जलवायु। सर ये जलवायु क्या, जलवायु ऐसी है साथियों क्योंकि यहाँ गंगा यमुना बहुत सारी 4-5 नदियां यहाँ पर बह रही है, मगध के आसपास एरिया में गंगा यमुना जैसी नदियां। तो इनसे हुआ क्या कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो एक तरीके से उपजाऊ मृदा थी। क्या थी, उपजाऊ मिट्टी थी। तो उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ की क्या बढ़ी, कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई। यानी कि कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई, जैसे खाने के लिए सुगमता से अनाज मिल गया, पशु चारण के लिए भूमि मिल गई, यानी कि खेत जो घास के मैदान मिल गए। और दूसरा ये हो गई चीज, जिसके बाद में वहां के लोगों के अनुकूल वहां का वातावरण था, यानी कि जलवायु थी। ये हो गए, एक इसका ये कारण बना। तीसरा कारण ये बनता है वहां का जंगल। सर ये जंगल कैसे बन सकता है? तो साथियों जंगल कैसे बन सकता है, क्योंकि मगध के आसपास का क्षेत्र था तो वह जंगल से, बहुत विस्तृत जंगल से घिरा हुआ था। तो जंगल से घिरा होने के कारण क्या था कि यहाँ पर बड़े बड़े साल के वृक्ष या इमारती लकड़ी थी। इमारती लकड़ी होने से यहाँ पर उन्होंने यहाँ जंगलों से लकड़ी काटी, अच्छे अच्छे महल बनाए, हथियार बनाए, रथ बनाने के बाद में इन्हीं जंगलों में एक बहुत ही खतरनाक लेवल का जानवर पाया जाता था, वो था हाथी। क्या था? हाथी। तो मगध वासियों ने क्या किया, इस हाथी को पाला। हाथी को पालकर इसको ऐसे प्रशिक्षित किया जो कि युद्ध भूमि में वो एक तरीके से युद्ध भूमि में कहीं ना कहीं दुश्मनों पर भारी पड़ सके। कैसे कि अगर मान लिया जाए आपका दुश्मन घोड़े से लड़ने के लिए आया और आपका सामने हाथी है, किसी हाथी को दौड़ा दिया घोड़ों के झुंड में, तो कई घोड़े भागकर बचेंगे। या कोई पैदल सैनिक आपसे लड़ने के लिए आया लेकिन आपके पास 2-4-6 हाथी थे, अपन ने हाथी छोड़ दिया, अच्छा शराब मराब पिला के, तो आधी सेना तो उनकी वैसे ही तहस-नहस हो गई। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो हाथी कलिंग वाला जो एरिया था वहां पर हाथियों की बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। मतलब ये जंगली एरिया है और इसमें हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते। तो ये हाथियों को क्या किया, मगध के जो साम्राज्य में जो राजा हुए उन्होंने क्या किया, उन हाथियों को प्रशिक्षित किया और अपनी सेना में उनका उपयोग किया कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज ये थी, बड़े बड़े हथियार के गाड़ी घोड़ा खींचने के लिए हाथी का प्रयोग करते थे। कहीं ना कहीं दुर्ग के लिए कुछ पत्थर इमारती लकड़ी ढोने के लिए हाथी का प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से यहाँ क्या हुआ, हाथी एक महत्वपूर्ण जानवर रहा, जो कि आगे जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें भी हाथियों का बहुत वर्णन मिलेगा। क्योंकि जब सेल्युकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं 500 हाथी दहेज में देने की बात होगी। तो ये यही क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आज भी बहुत मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। एक कारण ये रहा, यानी कि यहाँ पर एक कारण क्या रहा था, जंगली लकड़ी और दूसरा था हाथी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब हम इसके तीसरे कारण पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा कारण ये होगा। चौथा कारण क्या देखेंगे अपन, चौथा कारण यहाँ का रहेगा योग्य शासक। मतलब ये कि सर जितने भी रूलर हुए, जितने भी राजा हुए या जितने भी राजवंश हुए मगध में, वो सभी एक तरीके से योग्य शासक हुए। यानी कि उनको दुश्मनों से कैसे निपटा जाए, कैसे शासन का संचालन किया जाए, इस प्रकार से वो पूर्ण तरीका से दक्ष थे हर तरीके से। मान ली जाए जितने भी योग्य शासक हुए वो पूरे कहां पर हुए, मगध में। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने का भी प्रयास किया। क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का भी प्रयास किया। तो मगध को कहीं ना कहीं उन्होंने इस एरियाओं में फैलाने का प्रयास किया। अब जब हम धीरे धीरे इन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कौन से शासक ने कहां तक रूल किया और कौन कौन से क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। आ गई बात समझ में। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुछ मैं पॉइंट आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले प्राचीन वंश था। एक प्राचीन वंश में हुआ एक राजा हुआ था जो मगध के उत्कर्ष तो अपन ने देख लिया कि क्या क्या कारण रहे। अब हम देखते हैं मगध पर कौन कौन से महत्वपूर्ण राजाओं ने शासन किया, कौन कौन से महत्वपूर्ण राजाओं ने मगध पर शासन किया, उसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखो, समझोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगी चीजें। और बिल्कुल ये नक्शा है यहाँ पर, इस नक्शे को अपन ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पर काम करेंगे। तो मगध में अपन सबसे पहले देखेंगे, मगध में 4 ऐसे राजवंश हुए
जिनने मगध पर रूल किया। मगध पर रूल करने वाला पहला वंश कौन था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो पहला वंश था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये चार महत्वपूर्ण शासक राजवंश हुए जिनने मगध साम्राज्य पर अपना राज्य किया। कौन कौन से? एक तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार, इनका समयकाल क्या रहा था? इनका समयकाल मैं आपको थोड़ा देख के बताता हूं। 544 से, और ये चला था 412 बीसीई। 544 से 412 बीसीई तक। फिर अब हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो गए। बिंबिसार ने एक राजधानी बनाई थी। राजधानी कौन सी थी? राजधानी गिरिब्रज। गिरिब्रज इनकी क्या थी? राजधानी। गिरिब्रज बोल दो, ऐसे लिख सकते हैं अपन, गिरिब्रज या राजगृह, है ना, ये इनकी राजधानी। फिर शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक भी शिशुनाग ही था। तो ये है शिशुनाग। अब शिशुनाग, अब इसका समयकाल अपन देखेंगे 412 से 412 बीसीई से इनका समयकाल था 344 बीसीई। और अब शिशुनाग ने कौन सी राजधानी बनाई? तो शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली। फिर हम देखेंगे नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। तो महापद्मनंद का अगर हम समयकाल देखेंगे 344 बीसीई से, तो इसको देखेंगे अपन 324 बीसीई। अब इसके समय कौन सी राजधानी थी? तो इसके समय राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये हो गई। आप देखेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में संस्थापक था इनका चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको अपन जानते आचार्य चाणक्य इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे या इनके गुरु थे। अब इनके समय कौन सी राजधानी? तो इनके समय भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब इनका समय देखेंगे अपन तो 323 मान के चलो, 323 से और 184 बीसी तक, यानी कि बीसीई। तो इस प्रकार एक बार अपन देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मगध साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने राज किया। तो 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने राज किया, जिसमें पहला राजवंश आएगा हर्यक वंश, जिसका समयकाल 544 बीसीई से 412 बीसीई तक था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, और जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज। कौन सी राजधानी थी? गिरिब्रज। और फिर जिसके बाद में इनमें फिर दूसरा राजवंश यहाँ पर रूल करता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, और जिसकी राजधानी क्या रही थी? वैशाली रही थी। जिसके बाद में, इसके बाद में शिशुनाग के बाद में आएगा नंद वंश। तो नंद वंश में क्या होता है? नंद वंश में राजा बनता है महापद्मनंद, यानी कि नंद वंश का संस्थापक कौन होता है? महापद्मनंद। और इसका समयकाल था 344 बीसीई से 324 बीसीई तक, मतलब कि, और राजधानी थी इनकी क्या थी? पाटलिपुत्र हो गई। जिसके बाद में इन नंद वंशों का, यानी कि एक नंद शासक रहता है धनानंद। तो धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की मदद से क्या बनता है? मगध का राजा बनता है। तो वो कब बनता है? 323 ईस्वी से इसका शासनकाल चलता है, तो 184 बीसी तक चलता है।
जिसमें उसकी राजधानी भी क्या रहती है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी रहती है पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे साथियों, इसमें हमने देखा कि इस प्रकार 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने किस पर रूल किया, मगध पर। और इन 4 महत्वपूर्ण राजवंशों में यकीन मानिएगा इतने महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने मगध को एक भारत के नक्शे में एक यूं मान लो सिरोमोर की तरह प्रस्तुत किया। तो हम धीरे धीरे अपन देखते हैं, धीरे धीरे एक एक राजवंशों को कौन कौन से राजवंश इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं, है ना, और उन पर अपन चर्चा करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं, अगर परीक्षा के लिहाज से अपन एग्जाम के लिहाज से अगर यहाँ पर कुछ देखेंगे तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ होते हैं वो अपन देखने का प्रयास। बोलेंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार, राजधानी क्या थी, गृहव्रज। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, शिशुनाग, राजधानी क्या थी, वैशाली। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। इस प्रकार से इसमें ये सामान्य जानकारी पूछी जाती है। इसका क्रम भी पूछ लिया जाता, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश, यानी मगध साम्राज्य पर राज करने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण राजवंशों का क्रम बताइए। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो मैंने इसको कैसे याद रखा था, हरे सुन नंद में, ऐसे करके हरे सुन नंद में, ऐसा करके मैंने हा से हरियक, सुन से शिशुनाग, नंद से नंद और मैं से मौर्य। इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको याद किया था। आपको जैसे उचित लगे आप वैसे कर सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं है कि एक तरीके से अपन इसको फॉलो करके चले, है ना। तो भाई साहब अब अपन देखेंगे सबसे पहले कौन से वंश को देखेंगे, तो अपन सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश को। हर्यक वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का हम लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे। तो हर्यक वंश, हर्यक वंश भैया, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य वाला, तो उसमें हम देखेंगे बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, यानी कि अशोक के पिताजी का अगर नाम पूछेंगे, सम्राट अशोक के पिताजी का नाम पूछेंगे तो वह है बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार। और ये बिंबिसार, ये हर्यक वंश है, वो मौर्य वंश है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलना। आगे बात समझ। अब इनका अपन ने समय काल क्या देखा था, 544। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखो दोस्तों, मैं कुछ चीजें मैं भी याद नहीं रखता हूँ तो मुझे देखना पड़ती है। अब कोई नहीं पूछेगा कौन सा समय क्या, बस अपने को थोड़ा एरा याद रखना है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अब इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी ये थी गृहवेद या राजगृह। तो अब सबसे पहले राजधानी की चर्चा करेंगे। पहले तो अपन क्या करेंगे, इनको थोड़ा समझेंगे। तो अपन क्या करेंगे पहले, चलो ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक। दूसरा, इनकी राजधानी क्या बनाई इन्होंने, राजधानी बनाई गृहव्रज। गृहव्रज या राजगृह, क्या बनाई, गृहव्रज या राजगृह। मतलब दो नामों से इसको जाना जाता है। अब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, कुछ महत्वपूर्ण क्या काम किए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए उन्होंने अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जो बिंबिसार थे, तो बिंबिसार ने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जिनके कामों के बारे में जानेंगे तो उनका एक नाम मिलता है। नाम उनको श्रेणिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्रेणिक। इनका एक अन्य नाम था श्रेणिक, अन्य नाम, है ना, अन्य नाम इनका श्रेणिक था। दूसरा उनका क्या महत्वपूर्ण काम था, ये अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी, यानी कि ये एक धर्म को फॉलो करते थे, वो था जैन धर्म। तो जैन धर्म क्यों फॉलो करते थे, इनकी एक पत्नी थी चेलना के मतलब क्या बोलते हैं, उनके सानिध्य में चेलना, इनकी पत्नी के प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था।
लेकिन ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को। तो ये इस प्रकार से इनको देखते हैं। तो इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियां बनाई। यानी कुछ महत्वपूर्ण नीतियों से आज से ऐसा है कि जब इनको लगा कि यार अपने को कुछ साम्राज्य है, तो अगर हम ताकत से उनको हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ताकत का प्रयोग किया। अगर कोई साम्राज्य इनसे बड़ा था तो उन्होंने वहां पर विवाह और मित्रता की नीति अपनाई। जैसे कि एक इनकी समय अवंती क्षेत्र, अवंती यानी कि मध्य प्रदेश वाला ये एरिया है, और अवंती क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। तो अवंती का एक राजा था चंड प्रदोत, तो चंद प्रदोत यहाँ का राजा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये मगध से ताकतवर था। यानी कि मगध साम्राज्य के जो राजा था बिंबिसार, इसके टक्कर का ये राजा था। तो ये युद्ध नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब चंड प्रदोत को पांडु नामक एक रोग हो गया था, जिसमें बोल सकते हैं एक तरीके से कुष्ठ जैसा रोग था, तो उससे वो बहुत ज्यादा पी लिया या पांडु या कुछ भी बोल दो अपने हिसाब से, जो आपको समझ आए। तो उस रोग से ये क्या था, थोड़ा प्रभावित हो गया था। तो प्रभावित होने के बाद में ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। इसने दुनिया के वेद हकीम दुनिया की चीजें कर ली, सबने बोल दिया आई एम सॉरी, हम नहीं बचा सकते हैं। तो अब भैया राजा का दिमाग खराब, तो अब ये यूं सोच रहा है कि यार अब तो मेरे अंतिम समय चल रहा है, कोई तो बचा। लेकिन ये समझदार व्यक्ति बिंबिसार पहले से बैठा था, तो इसने पता लगाया कि यार अभी राजकाज में क्या दिक्कत चल रही है। दिक्कत ये चल रही है कि सरकार, यहाँ के जो राजा साहब है पांडु रोग से ग्रसित है, अगर इनका कोई इलाज कर दें तो इनको ऐसा लगेगा कि हम पे बड़ी मेहरबानी हुई है, और कहीं ना कहीं अपनी मित्रता हो जाए तो ये राज्य भी अपना आ जाए। तो इनका एक राजवेद था जीवक। कौन था? जीवक। और इनकी एक जीवक की एक रचना थी, जीवक चिंतामणि रचना। जीवक चिंतामणि। तो भैया ये राजवेद जीवक था। जीवक को ये कहाँ भेजता है? चंड प्रदोत के यहाँ। और चंद प्रदोत का क्या करवाता है? ये इलाज करवाता है। मतलब ये जीवक इलाज करता है। ये क्या करता है? इलाज करता है। तो इलाज करता है और इसको ठीक कर देता। तो ठीक कर देता, चंद प्रदोत हो जाता है। बिंबिसार का क्या हो जाता है? दीवाना। तो दीवाना हो जाता है कि यार भाई साहब, यार दोस्त हो तो ऐसा यार कि अपना पांडु रोग ठीक कर दिया यार, मतलब मरने से तूने मुझे बचा लिया यार, कसम से यार, अगर तू अब बोलेगा वही करूंगा मैं। तो मतलब ये बिंबिसार का इतना दीवाना हो गया चंड प्रद्योत, तो इसने कभी भी मतलब क्या मगध की तरह बांह उठा के नहीं देखा, और मित्रता की नीति फॉलो की। और फिर कुछ लोग ऐसे थे जिनको मतलब इसने एक बहुत अच्छी नीति अपनाई थी, विवाह नीति। तो विवाह नीति में इसने 4-5 एक विवाह कर रखे थे भाई साहब। कितने कर रखे थे? तो 4-5 एक विवाह कर रखे थे। मैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ आपके सामने। पहला, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो बिंबिसार की विवाह नीति। पहला विवाह इसने किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। किससे विवाह किया था इसने? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से इसने सबसे पहले विवाह किया था। दूसरा विवाह किया था इसने वैशाली के चेटक की पुत्री, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना। और इसी से हुआ अजात शत्रु। एक पुत्र प्राप्त हुआ अजात शत्रु, और इसी के प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म स्वीकार किया था, है ना। तीसरा विवाह इसने किया मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा
क्षेमा से विवाह किया। और एक इसने वैशाली की पाटलिपुत्र की एक नगर वधु थी, मतलब पाटलिपुत्र की गायिका थी, पाटलिपुत्र की गायिका आम्रपाली, आम्रपाली से विवाह किया। देखो एक साथियों, जब बौद्ध धर्म हम पढ़ते हैं तो उसमें नगर वधु का नाम आता है आम्रपाली। ये वो आम्रपाली नहीं, ये दूसरी आम्रपाली है ना। जब बौद्ध धर्म अपन पढ़ेंगे तो वो आम्रपाली की चर्चा अपन ने बहुत अच्छे से की है। तो लेकिन अब इसमें ये आम्रपाली दूसरी है, ये गायिका है। क्या है? गायिका। ये गायक का काम करती, गायिका। वो थी गणिका, यानी नगर वधु थी, या वो वेश्यावृत्ति का काम करती थी, ये गाना सुनाने का काम करती। तो भाई साहब इसने क्या किया, तीन चार विवाह कर लिए, मतलब 4 विवाह कर लिए। पहला विवाह किया इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, इसने विवाह कर लिया। तो क्या किया कि वो कौशल वाला क्षेत्र था पूरा बिंबिसार के अधीन आ गया, है ना। दूसरा किया इसने वैशाली के चेटक की पुत्री थी चेलना। तो वैशाली का जो नरेश था चेटक की जो पुत्री थी चेलना, तो चेलना से इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है। दूसरा था मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा, तो क्षेमा से इन्होंने विवाह कर लिया। तो क्षेमा मध्य वाला क्षेत्र पूरा आ गया। फिर पाटलिपुत्र की ये गायिका थी गणिका। देखो गायिका के पास बहुत पैसे रहते हैं और बहुत सारे लोग उनके एक तरीके से सपोर्ट में रहते हैं। तो इसने क्या किया, अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए चाहे गणिका से शादी, गायिका से शादी करनी क्यों नहीं पड़ी, लेकिन कर लिया भाई साहब, इन्होंने कर लिया। तो इनसे विवाह कर लिया। अब ये 4 विवाह इन्होंने क्या किया, एक राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाने के लिए, यानी कि साम्राज्य विस्तार के नीति के अंतर्गत ये 4 क्या आते हैं, ये विवाह भी इसी में शामिल होते हैं कि उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए विवाह की नीति को भी अपनाया, है ना, विवाह किया। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं यहीं पर एक स्टोरी समझाता हूं। जो जब क्या होता है, अब इतना सब कुछ होने के बाद में इनका पुत्र होता ये चेलना, यानी कि वैशाली की जो चेटक की पुत्र थी चेलना। तो चेलना से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न में कौन होता? अजात शत्रु। कौन होता? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु हुआ। तो भैया अजात शत्रु क्या था, थोड़ी सी हिस्टोरी है तो सुनने का प्रयास करना। अजात शत्रु क्या था, जैसे अपन रहते ना बचपन में अपन मामा के घर जाते थे, तो अब इसको लगा कि यार अपने तो 4 जगह मामा है, 1 2 3 4, तो 4 जगह मामा है। तो भैया 4 जगह मामा है तो क्या करें, अपन तो जाए मामा के यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि बचपन में मामा के यहाँ हम भी जाते थे। तो ऐसे ये भी जाता था। हम क्या आप सब जाते हो, तो बचपन में तो ऐसा था, कभी बुआ के वहां जा रहे, कभी मामा के यहाँ जा रहे। तो अब दिमाग का खुरापती आदमी कौन? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु क्या है, मामा के यहाँ जाता था। तो मामा तो मेन मामा कौन था? चेटक। अब चेटक के पुत्र पुत्रियां जो भी थी वो इसके रिश्ते में क्या लगती, मामा की पुत्री बहन ही लगती है अपने। तो ये क्या करता था, एक जो मद्र जो ये कौशल जो नरेश थे ना प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वाजिरा। कौन थी? वाजिरा। तो वाजिरा जो इनकी पुत्री थी किसकी? प्रसेनजीत की। तो प्रसेनजीत की पुत्री से प्रेम हो जाता है किसको? अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु को प्रेम हो जाता है वाजिरा से। तो वाजिरा धीरे धारे मतलब जैसा भी तैसा मनाया, उनको मना कर उनमें प्रेम संबंध हो गए दोनों के बीच में। अब प्रेम संबंध हो गए तो भैया वाजिरा बोलती है कि क्यों जी, पिताजी शादी पे शादी करते जा रहे हैं, 4-5 शादी कर ली, और भी शादी करने का विचार है, अपन कब शादी करें। तो वो बोलते हैं कि जब पिताजी की इच्छा तो कभी नहीं हो, पिताजी तो शादी पे शादी करे जा रहे हैं। तो फिर बोलती है कि अरे आप टेंशन मत करो, बिल्कुल होगा, समय आने दो। समय निकल गए, भाई साहब अजात शत्रु बूढ़े होने की कगार पर आ गए, उनका प्रेम संबंध उधर चल ही रहा। वाजिरा का दिमाग खराब हो रहा है, यार पूरा बुढ़ापा आ गया साला, अभी तक ना ब्याह हुआ ना कुछ नहीं, ना रानी बने। तो वो बोलती क्यों जी, फिर राजा कब बनोगे। तो वो बोलता है जैसे कि अभी किसी की गर्लफ्रेंड और वो बोलता है मतलब वो तू टेंशन मत कर, मैं सरकारी नौकरी लगा के थार से ब्याह करवाऊं, तो बस इंतजार कर दे मारो, इस प्रकार की बात बोलते हैं। तो अब भैया ना नौकरी लग रही, ना ब्याह हो रही, ना कहीं नहीं। तो वो फिर कहेगी क्यों साहब नौकरी कर लगागा, नहीं तो मैं दूसरा कमा चली जाऊंगा। तो अब भैया अजात शत्रु से बोलती है वाजिरा, अब बहुत हो गया महाराज, ना तो तुम राजा बन रहा, ना तुम ब्याह कर रही, अब बहुत हो गया, अब छोड़ो अपन। तो वो बोलते तू टेंशन मत कर, मैं तुम्हारे चक्कर में बाप ही क्यों नहीं मारना पड़े, लेकिन मैं राजा बन के तेरे से ब्याह जरूर करूंगा।
तो अब भैया वाजिरा की बातों में आकर ये थोड़े वाजिरा की बातों में आकर या फिर और किसी कारण से ये समझाने के लिए बोला हूँ, ये कोई काल्पनिक घटना है, समझ रहे हो बात को, एक काल्पनिक घटना है, दिल पे मत ले लेना, नहीं कि तुम अपने पिताजी को निपटा दो दादा और मेरे चक्कर में, तो ऐसा मत करना। तो ये क्या करते हैं, अपने पिता अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार को ये करते हैं, सारा भाला घोप को मार देते हैं। क्या करते हैं, पीछे से भाला घोप देते हैं। तो इस प्रकार से जब अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या कर देते हैं, हत्या करने के बाद में तो उनने बोला कि जब मर रहा था पिताजी बिंबिसार, तो बोला कि यार बेटा यार मैंने कहीं कमी रख दी तो तेने मैं मार ही दियो। अरे पिताश्री अब तुम्हें भी शर्म आना चाहिए यार, चार तो तुमने मांडा कर लिए, जे के बाद में बूढ़ा हो गया, ऊपर से मैं जवान छोरो है, हमारी लाड़ी वहां दूसरी जगह टेलीफोन लगा रही और बार बार कह रही कि ब्याह करनो, ना तो तब मैं राजो बन दे रहा और ना तब मारो ब्याह करवा रहा। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम खुद की मौज मस्ती में मगन है, इसलिए तुम्हें मैंने निपटाया। तो इस प्रकार की इनके बीच में संवाद होता है और ये किसको, आजाद बिंबिसार को ये निपटा देता कौन, अजात शत्रु, और फिर बनता अजात शत्रु राजा। तो भाई साहब होता क्या है, जब अजात शत्रु बिंबिसार को मार देता तो ये कौशल नरेश प्रसेनजीत है ना यार, प्रसेनजीत के किसको मारा इसने, बहन का पति था, मतलब जीजा को निपटाया इसने, किसने निपटाया, भानेज ने निपटाया। तो ये क्या करता है, कौशल नरेश प्रसेनजीत बिंबिसार पर अजात शत्रु पर यह आक्रमण करता है। तो अजात शत्रु पर यह हमला करता है। तो अजात शत्रु पहले से दमदार आदमी, अजात शत्रु फील्डिंग लगा हुआ माहिर आदमी, तो भाई साहब कैसे किसको निपटाना ये इसको बहुत अच्छे से याद था। तो इसने ले अपने मामा की भयंकर धुलाई की, लेकिन ये बाजीरा वाला संबंध को मामा पता नहीं तो कि थारी बेटे से अपने कॉन्टेक्ट है नहीं कनेक्शन है क्या जो बोले वो। तो भैया बिंबिसार को निपटाने के बाद में मतलब अब कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है वो अजात शत्रु पर आक्रमण करे, क्योंकि तेने हमारा जीजा मारियो है नहीं, क्योंकि तू भाने तो लगे नहीं, क्योंकि तू चेलना को बेटो है, चेलना की चेटक की पुत्री है, तो अपने तो कोई रिश्ता हो नहीं। फिर अच्छा ठीक है मामा जी अपने कोई रिश्ता नहीं हो, वैसे तुम युद्ध में मैं से हार गया, अब क्या तो तुम मैं तुम्हारा साम्राज्य दो या फिर मैं मांगू जे दो, तो कहीं मांगे वो मैं तुम्हारी बेटी पसंद आ गई, बेटी दे दो। तो भैया इसने ले चलो यार कम से कम पेट जीजो मरियो, अब कम से कम जमाई तो अपने तमदार है वो। तो इनने ले ज्यादा कुछ सवाल जवाब किए नहीं, अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किससे करवा दिया, अजात शत्रु से करवा दिया। किससे करवा दिया, अजात शत्रु से करवा दिया। अब आज बिंबिसार के समय क्या हुआ था, बिंबिसार ने पाटलिपुत्र पर बहुत बार आक्रमण किया करने, यानी कि इसको जीतने के लिए ना अपने साम्राज्य मिलाने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक भी आम्रपाली से तक शादी कर ली। तो आम्रपाली, लेकिन ये पाटलिपुत्र को जीत नहीं पा रहे थे। तो अब भैया इसके माइंड में, किसके माइंड में, अजात शत्रु के माइंड में, लेकिन ये वैशाली को नहीं जीत पा रहे हैं। तो वैशाली को नहीं जीत पा रहे थे, तो वैशाली को नहीं जीत पा रहे तो इनने क्या किया यार, कि क्या ऐसा कारण रहा था जो पिताजी वैशाली को नहीं जीत पाए। तो इनने एक अपना मंत्री था, तो मंत्री को क्या किया, इन्होंने अपने मंत्री को भेजा, कहाँ भेजा, वैशाली। तो वैशाली को जरा देख के तो आओ यार, अपने पिताजी नहीं जीत पाए तो और अपन क्यों नहीं जीत पाएंगे, उसके मतलब कैसे उसको जीत पाए, ऐसा कुछ विचार करो, वहां की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तो इनका एक मंत्री था वर्षकार, क्या नाम था, वर्षकार इनका क्या था, मंत्री था। इसको उन्होंने कहां पर भेजा, वैशाली में। तो इसने 2-4-8 दिन बढ़िया वहां पर रहा और रहने के बाद में इसने पूरी जानकारी ली कि यार किस ऐसा कौन सा कारण रहा होगा जिससे अपन ये जीत नहीं पाए। तो इसने क्या किया, पूरी जानकारी लेने के बाद में पहले तो देखा कि सर यहाँ पर एक कारण ये रहा कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति में जो सिपाही रहते हैं ना वो बड़ी हाइट वाले सिपाही थे और इनका हाथों में रहता है भाला, तो ये दूर से ही मार देते हैं घोप के। दूसरी चीज, तीसरी ये यहाँ पर बड़ा दुर्ग है, मतलब किलों से घिरी हुई दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, ये कारण रहा। तीसरा कारण ये रहा कि यहाँ के जो ऐसा उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जिसको आसानी से अपन चढ़ नहीं सकते, यानी कि अटैक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की इसने 3 कारण जानने का प्रयास किया। तो अब ये बात जाकर वर्षकार ने क्या किया, अजात शत्रु को बताई। तो अजात शत्रु ने क्या किया, अब उसने वैशाली को जीतने के लिए फील्डिंग लगाई मतलब क्या किया, इसने योजना बनाई। तो सबसे पहले एक हथियार रहता है, यहाँ पर 2 हथियारों का प्रयोग किया इसने युद्ध जीतने के लिए। एक का नाम था रथ मूसल, क्या नाम था, रथ मूसल।
और एक हथियार का नाम था महाशिला कंटक। एक का नाम था रत्मूसल, एक का नाम था महाशिला कंटक। क्या नाम था? देखो आपको स्क्रीन पर दो हथियार दिख रहे होंगे, दो हथियार दिख रहे होंगे। पहले हथियार का नाम था रत्मूसल और महाशिला कंटक। कौन कौन सा हथियार है? रत्मूसल और महाशिला कंटक। जिसमें क्या किया, एक रत्मूसल मतलब जो आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी? हाँ, तो बाहुबली मूवी में जो हथियार था, एक तो जैसा रथ रहता है, चित्र में आपने देख लिया होगा, चित्र में आपको दिख रहा होगा महाशिला कंटक और रत्मूसल। तो अब जो जो रत्मूसल क्या था, उसमें आगे एक चक्र लगा हुआ था। चक्र मतलब रथ के आगे एक चक्र था जिसमें बहुत सारी तलवारें लगी होती, तलवारें जैसा फरसा जैसा। तो वो ऐसे गनमन घूमता था जिससे दूर से शत्रुओं का नाश हो जाता था। और महाशिला कंटक यानी कि ये पत्थर फेंकने का एक ऐसा तोप जैसा इसने औजार बनाया, यानी कि पत्थर फेंकने का ऐसा यंत्र था जिससे दूर से पत्थर फेंककर किले की दीवारें तोड़ देता था। तो इस प्रकार के दो हथियारों का सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग किया, और इन दो हथियारों का प्रयोग के बाद में वो आसानी से वैशाली को जीत पाए। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा अपन इनके कुछ फैक्टों के बारे में, जैसे कि पहला फैक्ट तो ये है, अजात शत्रु के समय एक बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय ही यहाँ पर एक बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। यानी कि कहां पर हुआ था? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, और इसका मंत्री कौन था, अध्यक्ष कौन बना था? महाकश्यप, है ना। ये इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। दूसरा, अब भैया अजात शत्रु का भी बढ़िया राजकाज चला, सब कुछ चला, लेकिन ये भी अपने पिता जैसे ही निकला। तो पिता जैसे ही निकला, ये भी लंबे समय तक शासन कर रहा था। तो शासन जब लंबे समय तक इसका शासन चल रहा था, तो इसका भी एक पुत्र होता है। पुत्र कौन था? अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। कौन था? अजात शत्रु के बाद में अजात शत्रु का पुत्र था, कौन था? उदयन। अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। तो इसने क्या किया, अजात शत्रु की भी इसने अपने पिता जैसे, यानी कि जैसे अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसी प्रकार उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार हरिया का जो वंश था उसको पितृहंता वंश बोला जाता है, यानी कि लंबे समय तक ये इस वंश में पिताओं की हत्या हुई है। किसकी हत्या हुई? लंबे समय तक यहाँ पर इस वंश में पिताओं की हत्या होने के कारण इस वंश को क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश बोला जाता है। और इसी उदयन पर अब हम चर्चा करेंगे उदयन पर। तो उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। जो आप वर्तमान का जो पटना शहर, जो पाटलिपुत्र शहर देखते हैं, ये किसने बसाया था? उदयन ने। तो अगर पूछे क्वेश्चन के सबसे पहले कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। दूसरा, ये अगर किसी धर्म को फॉलो करता था तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। अनुयायी किसका था? जैन धर्म। ये जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन अजातशत्रु और बिंबिसार के मुकाबले में ये जो उदयन था ये अयोग्य शासक था। कैसा था?
अयोग्य, यानी कि इसके पास इतनी योग्यता नहीं थी जो इसके पिता अजातशत्रु और इसके दादा बिंबिसार के पास थी। आ गई बात समझ में। तो इसी वंश का उदयन का, जैसे कि उदयन का पुत्र हुआ नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। नागदशक इसका पुत्र, किसका पुत्र? उदयन का। तो उदयन का पुत्र था नागदशक। नागदशक भी अयोग्य था, अयोग्य शासक था। लेकिन इस अयोग्य की अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए इसके एक मंत्री थे शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया? इस नागदशक की हत्या कर दी, यानी कि इसको निपटा दिया। इसने अपने पिता को नहीं मारा था, क्योंकि नागदशक से उदयन ने पूछ लिया था, क्यों बेटा ब्याह म्याह करनो नहीं? कहा पिताजी करनो, तो इसको समय से ब्याह करवा दिया था नहीं। इस चक्कर में कहे हो ये नागदशक ने अपने बाप को किसे नहीं मारियो? उदयन ने नहीं मारियो। और लेकिन उदयन से अजातशत्रु ने नहीं पूछी, अजातशत्रु से बिंबिसार ने नहीं पूछी, तो ये तीन ही ऐसे निपट गया है नहीं। लेकिन नागदशक ने उदयन बेन नहीं मारियो। आगे बात समझ। तो लेकिन नागदशक की अयोग्यता ने शिशुनाग ने नागदशक ही निपटा दियो। अब नागदशक के जब मार दियो तो नागदशक के मारने के बाद में होयो कहीं, अब नागवंश की स्थापना करेंगे महाराज शिशुनाग। शिशुनाग बड़े योग्य और एक तरीके से यूं मान लो कि योग्य सेनापति तो थे ही थे, एक योग्य संचालक, योग्य पिता, योग्य राजा, योग्य प्रजापालक, सब कुछ योग्यता किसमें थी? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग में। तो भैया आप क्या करेंगे? अपन आज तो अपन ने थोड़ा इतना मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानने का प्रयास किया कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, और जिसके बाद में हमने हर्यक वंश को पूरा देखने का प्रयास किया। जितना परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं मैंने उस पर चर्चा की। और कहीं ना कहीं साथियों पूरी चीजें तो मैंने भी इसमें बताई नहीं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, बाकी जो स्टोरी थी वो मैंने आपको वैसे बोल के बता दी। अब आगे अपन कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन शिशुनाग वंश पर चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे? शिशुनाग। शिशुनाग पे चर्चा करेंगे। शिशुनाग के बाद में अपन यही नंद पे भी चर्चा कर लेंगे, और नंद के बाद में इन दोनों पे चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे अच्छे से अपन मौर्य वंश को, है ना। इस प्रकार से अपन इसको 3 लेक्चर में खत्म करने का प्रयास करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, है ना।